गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हाँ, लिसन स्टूडेंट्स, कल आप लोगों ने स्टडी किया था सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशंस, सेंट्रीपेटल फोर्स। यस। ये आपको गुड मॉर्निंग बताया गया सर। था। अब हम जो डिस्कस करेंगे वो ये है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। पॉइंट ये है कि जो साइकिल राइडर जो होता है, जब वो साइकिल को टर्न करता है या सर्कुलर पाथ पर जब वो अपने साइकिल को टर्निंग करना चाहता है, तो उस समय साइकिल राइडर जो है अपने बॉडी को सर्कुलर पाथ के सेंटर की तरफ बेंड कर देता है। गुड मॉर्निंग सर। ठीक है, सर्कुलर पाथ के सेंटर की तरफ वो अपने बॉडी को टर्न कर देता है। अब क्वेश्चन एराइज होता है कि क्यों ऐसा करता है, क्यों टर्न करता है? क्योंकि अगर वो बॉडी को अपने स्ट्रेट रखता है और स्ट्रेट रखते हुए सर्कुलर पाथ पर अगर मूव करने की कोशिश करता है तो वो नहीं कर पाता है, वो सेंटर की तरफ गिर जाता है। क्यों गिर जाता है? क्योंकि सर्कुलर पाथ पर मूव करने के लिए उसको सेंट्रीपेटल फोर्स चाहिए, और वो सेंट्रीपेटल फोर्स जो है उस साइकिल राइडर को फ्रिक्शन फोर्स से जो है नहीं मिल पाता है। यानी कहने का मतलब कि साइकिल राइडर है, जो साइकिल का जो आपका जो व्हील है और जो अर्थ है, दोनों का जो कांटेक्ट हो रहा है, उसके बीच में फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है। और रियली अगर वो बॉडी को स्ट्रेट रखते हुए सर्कुलर पाथ पर अपने साइकिल को राइडिंग कर रहा है तो उसको सेंट्रीपेटल फोर्स नहीं मिल पाता है, जिसके वजह से वो सेंटर की तरफ गिर जाता है। उससे बचने के लिए साइकिल राइडर क्या करता है कि सर्कुलर पाथ पर अपने साइकिल को राइडिंग करने के लिए अपने बॉडी को वर्टिकल डायरेक्शन से किसी न किसी एंगल पर बेंड कर देता है, और उस समय जब वो साइकिल को सर्कुलर पाथ पर राउंड करता है तो वो इजीली राइडिंग कर लेता है, चला लेता है। तो हमको डिस्कस करना है मोशन ऑफ द व्हीकल ऑन द बैंक्ड रोड। या तो रोड बैंक्ड हो, बैंक का मतलब कि या तो आपने देखा होगा कि अगर कहीं पर रोड अगर कार्नर पर बनाई जाती है तो उस कार्नर पर रोड को देखे होंगे, इनर का जो पोर्शन होता है वो थोड़ा सा स्लोपिंग कर दिया जाता है और आउटर जो एज होता है उसको थोड़ा अप कर देते हैं। ऐसा आपने पर डे डेली लाइफ में रोड को जो है पर देखा होगा आपने। तो आइए पहले हम डिस्कस करते हैं साइकिल राइडर को लेकर के। तो मोशन ऑफ ए साइकिलिस्ट, मोशन ऑफ द साइकिलिस्ट ऑन द सर्कुलर पाथ, इस पर हम लोग को डिस्कस करना है। पॉइंट्स ये है कि ये अर्थ हो गया आपका, ये वर्टिकल डायरेक्शंस हो गया, और ये साइकिल राइडर है, ये साइकिल राइडर हो गया आपका, ये इसका व्हील हो गया। ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो गया आपका, और ये वर्टिकल डायरेक्शन से एंगल हमने ले लिया आपको। मतलब हम क्या दिखाना चाहते हैं कि ये एक साइकिल राइडर है जो अपने साइकिल को टर्निंग कर रहा है, वो सर्कुलर पाथ की तरफ या सर्कुलर पाथ पर चलाने की कोशिश कर रहा है। वो अपने बॉडी को क्या कर रहा है, वर्टिकल से थीटा डिग्री एंगल पर बेंड कर लिया है। ये मैंने आपको फिगर दिखाया। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जो साइकिल राइडर है, जो साइकिल पर सीटिंग किया है, उसका जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां पर है, जहां पर उसका टोटल वेट डाउनवर्ड काम करेगा। W इजिकल टू mg, ये आपका हो गया, उसका वेट काम करेगा आपका। आपको मालूम होना चाहिए कि जब ये साइकिल का व्हील जो है इस अर्थ को इस पॉइंट पर टच कर रही है, तो इस अर्थ का रिएक्शन फोर्स इस पर्सन पर यानी साइकिल राइडर पर अपवर्ड काम करेगा। ये हो गया रिएक्शन फोर्स, जो अर्थ का रिएक्शन फोर्स काम कर रहा है। सर अर्थ का रिएक्शन फोर्स ऊपर का काम करेगा ना? हाँ, तो ऊपर नहीं लगाए हैं,
तो इधर का है ना। इधर नहीं लगेगा क्योंकि वो अपने साइकिल को थीटा डिग्री एंगल पर टर्न कर दिया है, तो रिएक्शन फोर्स उस पर बचे, उस साइकिल राइडर पर लगेगा जो साइकिल पर राइडिंग कर रहा है, उस पर ये रिएक्शन फोर्स लगेगा। और ये रिएक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में, अगर ये आपका अगर साइकिल राइडर अगर स्ट्रेट होता तब आपका रिएक्शन फोर्स अपवर्ड जाता है, लेकिन वो साइकिल राइडर ही थीटा डिग्री एंगल पर टर्न हो गया, तो रिएक्शन फोर्स तो इसी पर न लगेगा, साइकिल राइडर पर, तो ये रिएक्शन फोर्स हो गया क्योंकि उसका आपका व्हील यहाँ पर टच कर रहा है। तो जब साइकिल का व्हील जब अर्थ को इस पॉइंट पर टच कर रहा है तो इस पॉइंट का रिएक्शन फोर्स इस पर जो है नॉर्मली आउटवर्ड यानी इस डायरेक्शन में आपका काम करेगा, जिसको मैंने आर से डिनोट किया है। बोलिए, समझ में आया स्टेप? अब आइए, पॉइंट्स ये है कि इस फिगर के से आपको ये समझ में आ रहा है कि साइकिल राइडर जो है इस साइड में जो है सर्कुलर पाथ पर अपने साइकिल को जो है टर्न कर रहा है। इसका मतलब ये होगा इस डायरेक्शंस में आपका सेंट्रीपेटल फोर्स काम करेगा, जिस सेंट्रीपेटल फोर्स को आपको बताया गया था mv²/r, जहां पर v जो है वेलोसिटी ऑफ साइकिल राइडर हो जाएगा और r जो है रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ एंड m इज द मास ऑफ द साइकिल राइडर। ये हो गया आपका। अब आइए स्टेप ये आता है कि ये जो आपका रिएक्शन फोर्स है, इस रिएक्शन फोर्स को हम रिजॉल्व कर दें। आपने पढ़ा होगा रिजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर, वेक्टर का रिजोल्यूशन, तो हम क्या करते हैं कि इसको रिजॉल्व कर दे रहे हैं। ठीक है, ये एंगल भी आपका थीटा होगा। ठीक है, तो इस आर को जब इस डायरेक्शन में रिजॉल्व करेंगे तो ये होगा आर कास थीटा, और इसका ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स हो जाएगा आर साइन थीटा, यानी ये आपका आर कास थीटा, इसके ये आर कास थीटा का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट आर कास थीटा, क्योंकि ये एंगल आपका थीटा होगा, क्योंकि दिस एंगल इज थीटा सो दिस एंगल इज आल्सो थीटा because alternate angle, and this angle is theta so this angle is also theta because vertically opposite angles। तो r का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट लेंगे तो r cos थीटा होगा, और r का इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ये हो जाएगा r sin थीटा हो गया। ये मैंने आपको फोर्स को रिजॉल्व कर दिया, यानी रिएक्शन फोर्स को ही हमने टू कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर दिया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स। r का जो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स r cos थीटा हो गया और वर्टिकल कंपोनेंट्स आपका हो गया r sin थीटा हो गया। आप जानते हैं कि साइकिल राइडर सर्कुलर पाथ पर अपने साइकिल को राइडिंग कर रहा है, तो वहां इक्विलिब्रियम कंडीशंस लागू होगा, और इक्विलिब्रियम कंडीशंस के लिए फोर्स बैलेंस होना चाहिए, और बैलेंस कंडीशन के अंतर्गत आप देख रहे हो कि रिएक्शन फोर्स आर कास थीटा जो है इस वेट के जस्ट अपोजिट है, यानी आर कास थीटा उस साइकिल राइडर के वेट को क्या कर जाएगा, बैलेंस कर जाएगा। पहला स्टेप समझ में आया? बोलिए, फर्स्ट स्टेप क्या है? इक्विलिब्रियम कंडीशंस के अंतर्गत आर कास थीटा उस बॉडी के वेट को बैलेंस कर जाएगा, यानी mg। फर्स्ट स्टेप हो गया। अब ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स, ये सारी जो वर्टिकल कंपोनेंट्स r sin थीटा है, इसका रोल क्या है? व्हाट इज द रोल ऑफ द वर्टिकल कंपोनेंट्स r sin थीटा? तो दैट r sin थीटा provided the cycle rider to turn the circular path to the centripetal force, यानी यही r sin थीटा जो है साइकिल राइडर को सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड कर देता है, जिससे साइकिल राइडर अपने साइकिल को सर्कुलर पाथ पर क्या कर लेता है, टर्न कर लेता है। तो r sin थीटा का रोल यहां पर क्या है? r sin थीटा का रोल है आपका सेंट्रीपेटल फोर्स, और सेंट्रीपेटल फोर्स आपका होगा mv²/r। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंतर्गत आपको हमने दो इक्वेशन बनाया। इस इक्वेशंस पर आइए, हम यहां पर लिख रहे हैं डिवाइडेड बाय द इक्वेशन सेकेंड बाय फर्स्ट। हम इक्वेशन सेकेंड में फर्स्ट से डिवाइड कर दे रहे हैं, तो r sin थीटा डिवाइडेड बाय r cos थीटा इज इक्वल टू mv²/r डिवाइडेड बाय mg। m से m कैंसिल, r से r कैंसिल, sin अपॉन cos इज इक्वल टू tan थीटा एंड v²/r, और ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा वैल्यू tan थीटा इज इक्वल टू v²/rg। ये आपने देखा जहां पर थीटा जो है एंगल्स है, और ये एंगल टेंजेंट के रूप में आया है। आपने देखा होगा ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत tan 0 का वैल्यू 0, ठीक है, tan 45 का वैल्यू 1 एंड tan 90 का वैल्यू इनफाइनाइट, यानी 0 से जैसे जैसे एंगल इंक्रीज करता है टेंजेंट का वैल्यू भी क्या होता है, इंक्रीज करता जाता है। अब आप बताइए कि अगर साइकिल राइडर अपने बॉडी को वर्टिकल से ज्यादा एंगल पर अगर टर्न कर देगा तो वो सर्कुलर पाथ पर चलने के बजाय वहीं पर क्या होगा, सेंटर की तरफ वो बेंड हो जाएगा, गिर जाएगा।
इसीलिए साइकिल राइडर को अपने बॉडी को जो है बहुत ही लीस्ट एंगल पर, बहुत ही स्मॉल एंगल पर टर्न करना चाहिए। ये फार्मूला यही बताता है, ये फार्मूला यही बता रहा है कि साइकिल राइडर को सर्कुलर पाथ पर साइकिल राइडिंग करने के लिए अपने बॉडी को सर्कुलर पाथ के सेंटर की तरफ बेंड तो करना चाहिए, लेकिन ज्यादा एंगल पर बेंड नहीं करना चाहिए, वो एंगल स्मॉल होना चाहिए। साथ ही साथ ये tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी, tan थीटा जो है आपका वी स्क्वायर बाय आर जी, यानी वी स्क्वायर न्यूमरेटर में आ रहा है, यानी अगर थीटा स्मॉल लेंगे तो वेलोसिटी भी स्मॉल लेंगे हम। इसका मतलब कि सर्कुलर पाथ पर साइकिल राइडर को अपने साइकिल राइडिंग करने के लिए अपने साइकिल की वेलोसिटी को रिड्यूस करना चाहिए, यानी मिनिमम वेलोसिटी रखना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या है कि ये tan थीटा और ये आर डिनोमिनेटर में है, तो जब एंगल हम कम लेंगे तो आर को अधिक लेना होगा। इसका मतलब कि हम अपने बॉडी को कम अगर हम टर्न करते हैं तो उस समय हमको जो है सर्कुलर पाथ का रेडियस जो है अधिक करना पड़ेगा, या अपने अपने साइकिल को जो है ज्यादा रेडियस के सर्कुलर पाथ पर टर्न करना पड़ेगा, चलाना पड़ेगा। साथ ही साथ एक फार्मूला और भी आपने पढ़ा था, म्यू इज इक्वल टू tan थीटा, आपने पढ़ा था, इसलिए ये फार्मूला म्यू इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी भी हो सकता है। तो याद रखिए साइकिल राइडर जो है इस कंडीशन के अंतर्गत अपने साइकिल को जो है सर्कुलर पाथ पर टर्न कराता है। अगर बाय द वे अगर साइकिल राइडर बहुत फास्ट वेलोसिटी से सर्कुलर पाथ पर अगर अपने साइकिल को राइडिंग कर रहा है तो वहीं पर वो स्लिप कर जाता है, गिर जाता है। क्यों? क्योंकि ये फार्मूला एक्सप्लेन कर रहा है कि tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी। अगर एंगल को बढ़ाते जाएंगे यानी अपने बॉडी को ज्यादा बेंड करते जाएंगे तो उस समय साइकिल की वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी, और जब वेलोसिटी इंक्रीज होगा तो सर्कुलर पाथ का रेडियस डिक्रीज हो जाएगा, कम होगा, और उस समय जो साइकिल राइडर है वो सर्कुलर पाथ पर जो है अपने साइकिल को राइडिंग करने के बजाय वहीं पर अंदर की तरफ यानी सेंटर की तरफ वो फॉल कर जाएगा, गिर जाएगा। तो ये था आपका मोशन ऑफ ए साइकिलिस्ट ऑन द सर्कुलर पाथ। बोलो कोई डाउट इसमें? हेलो? नो सर। नो सर। पॉइंट क्लियर है? नो सर। यस बिल्कुल। ठीक है चलो। फिगर एक्सप्लेन कीजिए सर। तो सर एक बार फिगर और एक्सप्लेन कीजिए। ये फिगर में आपको ये दिखाया गया कि ये आपका एक पर्सन है जो साइकिल पर बैठा हुआ है और वो साइकिल जो है एक सर्कुलर पाथ पर टर्न कर रहा है। तो सर्कुलर पाथ पर टर्न करते समय वो साइकिल राइडर जो है वर्टिकल से थीटा डिग्री एंगल पर बेंट हो गया। जब थीटा डिग्री एंगल पर बेंट हो गया तो उस समय जो साइकिल राइडर है उसका जो वेट हो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर काम करेगा, जिसको मैंने जी का नाम दे दिया। ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ऐसा पॉइंट होता है जिस पॉइंट पर उस बॉडी का टोटल वेट काम करता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो गया साइकिल राइडर का, जिस पर वेट आपका W इज इक्वल टू mg वर्क कर रहा है। ये आपका साइकिल राइडर का जो व्हील है वो अर्थ को इस पॉइंट पर टच कर रही है, इसीलिए इस अर्थ का रिएक्शन फोर्स इस साइकिल राइडर पर अपोजिट डायरेक्शंस में आपका काम कर रहा है, जिसको हमने R से डिनोट कर दिया। इस एंगल को जब हम थीटा सपोज किए हैं तो ये एंगल भी थीटा होगा, वर्टिकली अल्टरनेट एंगल्स, और ये एंगल थीटा, तो दिस एंगल इज आल्सो थीटा बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो ये R जो है इस लाइन के साथ थीटा डिग्री एंगल बना रहा है, इसीलिए R का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट R cos थीटा होगा, जिसको हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स कहेंगे। और इस लाइन के परपेंडिकुलर ये लाइन है, इसको हम कहेंगे R sin थीटा। अब क्वेश्चन ये होता है कि आपने पढ़ा है, कल आपको बताया गया था सेंट्रीपेटल फोर्स, कि जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर मूव करता है तो उस ऑब्जेक्ट पर सेंटर की तरफ एक फोर्स काम करता है, जिस फोर्स को हम सेंट्रीपेटल फोर्स कहते हैं। और उस सेंट्रीपेटल फोर्स का फार्मूला mv²/r आपको बताया गया था। तो साइकिल राइडर अपने साइकिल को सर्कुलर पाथ पर टर्न कर रहा है, तो सर्कुलर पाथ पर सेंटर की तरफ आपका सेंट्रीपेटल फोर्स mv²/r काम करेगा। अब ये आपका सेंट्रीपेटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है उस साइकिल राइडर को? तो रियल में ये R sin थीटा ही जो है वो इसको सेंट्रीपेटल फोर्स के रूप में प्रोवाइड कर दे रहा है, जिसके वजह से साइकिल राइडर अपने साइकिल को सर्कुलर पाथ पर चला रहा है।
तो आर साइन थीटा सेंट्रीपेटल फोर्स कन्वर्ट हो गया इक्विलिब्रियम कंडीशंस में, और ये जो आर कास थीटा जो आपका जो है जो वैल्यू है ये उस बॉडी के वेट को बैलेंस कर जाता है, यानी आर कास थीटा mg को बैलेंस कर गया जिसको हमने इक्वेशन फर्स्ट में लिखे हैं, और ये आपका आर साइन थीटा उस साइकिल राइडर को सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड कर दिया जिसकी वजह से साइकिल राइडर अपने साइकिल को सर्कुलर पाथ पर टर्न कर गया, राउंड अप कर लिया, चला लिया अपने साइकिल को। तो ये कंडीशंस आपको दिखाया गया, दो कंडीशन आपको बनाया गया। इन दोनों कंडीशंस में हमने क्या कर दिया कि इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड हम इक्वेशन सेकेंड में इक्वेशन फर्स्ट से डिवाइड कर दिए हैं, सेकेंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट, तो ये हो गया आर साइन थीटा अपान आर कास थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर डिवाइडेड बाई एम जी, यम से यम कैंसिल हो गया, सॉल्व करने पर tan थीटा का वैल्यू वी स्क्वायर बाई आर जी होगा, वी स्क्वायर बाई आर जी। हाँ, आर साइन थीटा कहाँ से आया है? आर साइन कैसे? ये रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर आप पढ़ी हैं? यस सर। इधर देखो ब्लैक बोर्ड पर आपको बताया गया होगा, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, मान लेते हैं कि यह एक वेक्टर आपका ए है, यह वेक्टर, अब तो ये देखिए स्टेप, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस, और ये एक वेक्टर हमने ले लिया, ये वेक्टर थीटा डिग्री एंगल पर फॉर्म कर रहा, यहाँ से इस पर हमने परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर दिया और यहाँ से इस पर हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर दिए, यम एंड एन सपोज कर लिया, ओ से लेकर के यम तक का मैग्नीट्यूड ए एक्स ले लिया और यहाँ से यहाँ तक मैग्नीट्यूड हम ए वाई ले लिया, और ये वेक्टर ए है आपका। अब आइए इस फिगर में अगर इस ट्राइंगल में हम सॉल्व करते हैं ओपीएम में, ट्राइंगल ओपीएम में साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर पीएम हो गया और हाइपोटेनियस ओपी हो गया। ओपी जो है वेक्टर ए को डिनोट कर रहा है जिसका मैग्नीट्यूड होगा ए, तो पीएम इक्वल टू ए साइन थीटा, थीटा या पीएम क्या हो गया, ए साइन थीटा हो गया, तो है पीएम हो गया आपका ए साइन थीटा, ठीक है। तो ये भी इसके पैरेलल है, तो ये भी वैल्यू क्या हो जाएगा आप ए साइन थीटा, यानी ए वाई का वैल्यू क्या हो गया, देखिए इसको ए वाई माने है ना, तो ए वाई इसके इक्वल होगा क्योंकि पैरेलल हो गया, तो ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा, थीटा। यस सर। और इसी फिगर में कास थीटा अगर हम ले लेते हैं तो कास थीटा इज इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनियस, तो बेस ओएम है, ओएम को हमने ए एक्स सपोज किया है, हाइपोटेनियस ओपी, ओपी का मैग्नीट्यूड ए होगा, तो ये हो गया ए एक्स इज इक्वल टू ए कास थीटा। अब आप बताइए कि ये वेक्टर ए का इस डायरेक्शन में जो वैल्यू हमने ए एक्स माना था उसका वैल्यू रियल में आया क्या, ए कास थीटा? यस सर। ये एक्स को ही हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स, यानी वेक्टर ए का एलॉन्ग एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में जो कंपोनेंट्स है जिसको एक्स डिनोट किए हैं इसको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स कहते हैं, जिसका वैल्यू ए कास थीटा हो गया, और इसके परपेंडिकुलर ये लाइन है जिसका कंपोनेंट को हमने ए वाई ले लिया और ए वाई का वैल्यू हमने ए साइन थीटा ले लिया, तो यही वेक्टर ए जो है ये दो पार्ट में ब्रेक हो गया, इसका एक पार्ट हो गया एलॉन्ग एक्स एक्सिस ए एक्स और एलॉन्ग हो गया वाई एक्सिस ए वाई, तो ए एक्स का वैल्यू जो हो गया ए कास थीटा जिसको हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स कह दे रहे हैं और ए वाई को हम वर्टिकल कंपोनेंट्स कह दे रहे हैं ए वाई। इसी तरीके से आपका ये जो आर है वो इस लाइन के साथ थीटा डिग्री का एंगल जब फॉर्म कर रहा है तो इस आर का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट लेंगे तो आर कास थीटा जिसे आप हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स कहेंगे, और इसी आर का इसके परपेंडिकुलर ये लाइन है तो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट्स आर साइन थीटा होगा जिसको हम वर्टिकल वर्टिकल नेट कहेंगे। यस सर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको मैंने बताया यहाँ पर कि इस तरीके से साइकिल राइडर अपने साइकिल को जो है सर्कुलर पाथ पर टर्न करता है। सर इसमें फ्रिक्शन नहीं लगता है, अगर लगेगा तो फिर कैसे करेंगे? सर सर आप बोल रहे थे कि वेलोसिटी बढ़ाएंगे तो थीटा बढ़ाना पड़ेगा। tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी है ना, ये फार्मूला हमने निकाला था, tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी, ठीक है, और tan थीटा का वैल्यू ही किसके इक्वल होता है,
म्यू के इक्वल्स होता है, जो फार्मूला डिराइव म्यू। किया जा चुका है। अब आप बताइए कि tan 0 का मान 0, tan 45 का वैल्यू 1, tan 90 का वैल्यू इनफाइनाइट, आपने पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री में ना। तो अब बताइए Yes, कि sir. अगर इस एंगल को हम ज्यादा इंक्रीज करते जाएं, बढ़ाते जाएं, इसका मतलब कि साइकिल राइडर अपने बॉडी को वर्टिकल से ज्यादा एंगल पर अगर बेंड करेगा, तो इसका मतलब कि इसका वैल्यू इंक्रीज होगा। इसका वैल्यू इंक्रीज होने का मतलब कि वेलोसिटी क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, और रेडियस कम होता जाएगा। और ऐसा होने से सर्कुलर पाथ पर वो अपने साइकिल को नहीं चला पाएगा, वो गिर जाएगा। इसीलिए हमने आपको बताया कि इस फार्मूला से ये कॉन्सेप्ट निकल रहा है कि साइकिल राइडर को वर्टिकल से जो अपने अपने बॉडी को बेंड किया है, वो कम से कम एंगल पर बेंड करे। ऐसा करने से उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, या अगर वेलोसिटी को कम रखता है तो उस अपने बॉडी को कम उसको फोल्ड करना पड़ेगा, कम टर्न करना पड़ेगा। साथ ही साथ सर्कुलर पाथ के रेडियस को बढ़ाना होगा। तो सर्कुलर पाथ का रेडियस कब बढ़ेगा, जब उसकी वेलोसिटी कम होगी। वेलोसिटी कब कम होगी, जब वो अपने बॉडी को वर्टिकल एंगल से कम एंगल पर बेंड करेगा। आप खुद एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो। अगर बहुत फास्ट अगर साइकिल को सर्कुलर पाथ पर चलाते हो तो आप सेंटर की तरफ खुद गिर जाते हो। अगर आप यदि स्लोली यानी स्लो स्पीड से अगर सर्कुलर पाथ पर अपने साइकिल को चलाओ, उस समय आप देखोगे कि आपका बॉडी अपने आप सर्कुलर पाथ के सेंटर की तरफ बेंट हो गया है। लेकिन ये तभी हो सकता है जब आपका स्पीड कम होगा, सर्कुलर पाथ का रेडियस ज्यादा होगा, तभी आप अपने साइकिल को सर्कुलर पाथ पर चला सकते हो, नहीं तो आप नहीं चला सकते हो। तो आप सर जो r cos थीटा था उसे हम लोग वेट से इक्वेट किए थे, और mv स्क्वायर बाई r को हमने r sin थीटा से इक्वेट किया था। तो सर वहाँ पे वो कोइंसाइड कर रही थी, तो उसको कैसे इक्वेट कर रहे हैं हम लोग? कहाँ कोइंसाइड कर रहा है सर mv स्क्वायर बाई r और वो r sin थीटा, और कहाँ कोइंसाइड कर रहा था जी? मैंने डायग्राम तो बना दिया। इस डायरेक्शंस में आपको r sin थीटा आया था, और सेंटर आपका इसी डायरेक्शंस में है, वो सर्कुलर पाथ में इसी डायरेक्शंस में टर्न कर रहा है। तो यही r sin थीटा फोर्स सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड कर गया। तो r sin थीटा ही को ही हमने mv स्क्वायर बाई r के इक्वल्स लिख दिया, क्योंकि वो r sin थीटा रियल में किस में टूट गया, किस में कन्वर्ट हो गया, mv स्क्वायर बाई r में कन्वर्ट हो गया। तो आप दोनों का डायरेक्शन सेम था। और वेट वाले कंडीशन में आपने कल नहीं पढ़ा था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है तो उस ऑब्जेक्ट पर सेंटर की तरफ एक फोर्स लगेगा, जिस फोर्स को हम सेंट्रीपेटल फोर्स कहेंगे। यस सर। तो आप बताओ कि साइकिल राइडर जो अपने साइकिल को, ये फिगर हमने बनाया था, सेंटर आपका सर्कुलर पाथ इधर है, तो जब इसका हमने रिजोल्यूशन किए थे तो ये r sin थीटा आया था, और ये वर्टिकल कंपोनेंट्स r cos थीटा, और इस बॉडी का वेट आपका ये W = mg आपको मिला था। तो ये यहाँ पे जो r cos थीटा, तो इसके वेट को बैलेंस कर गया, ये आपको दिखाई दे रहा डायग्राम से। तो r cos थीटा उस बॉडी के वेट को बैलेंस कर गया। तो फिर ये r sin थीटा कहाँ गया आपका फोर्स, इसका यूज क्या है? तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि r sin थीटा फोर्स कन्वर्ट into the centripetal force, and due to provided the centripetal force, the cycle rider move his cycle on the circular path। यानी यही r sin थीटा जो है, या r sin थीटा जो है, ये साइकिल राइडर को सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड कर देता है, जिससे साइकिल राइडर अपने साइकिल को सर्कुलर पाथ में टर्न करता है। सर वो समझ आ गया सर, मेरा डाउट सर थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए। सर जो डायरेक्ट जब हम लोग बैलेंस कर रहे हैं r cos थीटा को वेट से, जैसे तो सर वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, और यहाँ पे सर r sin थीटा और जो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है वो सर दोनों एक डायरेक्शन में है। तो उनको भी हमने यहाँ पर दिखाया नहीं है, हमने यहाँ पर सेंट्रीपेटल फोर्स लिखा ही नहीं है। अब बताओ कि r sin थीटा फोर्स कहाँ जा रहा है? आखिर में यह फोर्स इस फोर्स को बैलेंस कर गया ना। आपने r को, जब r को मैंने रिजॉल्व किया है 2 कंपोनेंट्स में, तो ये हॉरिजॉन्टल और ये हो गया वर्टिकल। इतना तो कंफर्म हो जा रहा है कि r cos थीटा इसके वेट को बैलेंस कर गया। तो फिर उस पर r sin थीटा जो फोर्स लग रहा है, इस फोर्स का रोल क्या है? व्हाट इज द रोल ऑफ r sin थीटा? तो यही r sin थीटा जो है उस साइकिल राइडर को सेंट्रीपेटल फोर्स दे देता है। ये टूट जाता है आपका r sin थीटा फोर्स सेंट्रीपेटल फोर्स में चेंज हो जाता है, और सेंट्रीपेटल फोर्स में चेंज होने की वजह से वो साइकिल राइडर अपने साइकिल को सर्कुलर पाथ पर चला लेता है। समझ में आया? कंसाइड कहाँ करने की बात हो रही है? ये कंसाइडिंग कहाँ? ये तो मैंने लिख कर दिखाया था कि r sin थीटा फोर्स जो है इस डायरेक्शन में अगर सर्कुलर पाथ है,
इस डायरेक्शन में अगर सर्कुलर पाथ है तो कंफर्म हो गया कि सेंटर की तरफ सेंट्रीपेटल फोर्स लगेगा। वो मैंने लिखा था कि सेंट्रीपेटल फोर्स लिखेगा mv²/r लगेगा, क्योंकि फिक्स है कि सर्कुलर पाथ पर कोई भी बॉडी अगर मूव करेगी तो सेंटर की तरफ सेंट्रीपेटल फोर्स लगेगा। अगर सेंट्रीपेटल फोर्स लगा तो कभी भी कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ पर मूव नहीं कर सकती है। तो क्वेश्चन एराइजेज ये हो रहा है कि ये r sin थीटा फोर्स का रोल क्या है। तो ये फोर्स सीधे चेंज हो गई किसमें, mv²/r में चेंज हो गई। इसीलिए हमने r sin थीटा को mv²/r के इक्वल्स लिखा। अगर आपसे कोई पूछता है आप एक्सप्लेन करोगे तो आप इस तरीके से एक्सप्लेन करोगे कि जब हम रिएक्शन फोर्स r को जब 2 कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हैं तो r cos थीटा फोर्स जो है उस बॉडी के वेट को बैलेंस कर जाती है, जबकि r sin थीटा जो कंपोनेंट्स है वो उस साइकिल राइडर को सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड कर देती है, जिससे साइकिल राइडर सर्कुलर पाथ पर अपने साइकिल को चला लेता है। समझ में आया? यहाँ पर कोई कंसाइडिंग की बात नहीं हो रही है। अगर इमेजिन किए हो तो आप गलत इमेजिन कर रहे हो, कंसाइडिंग की बात हो रही है। दोनों बोथ आर सेम डायरेक्शन। क्योंकि अगर ये सेंटर की तरफ जा रहा है तो ये सेंटर की तरफ जा रहा है तो ये r sin थीटा कंपोनेंट्स हो गया। और ये और जानते हो कि सर्कुलर पाथ पर कोई भी बॉडी मूव करती है तो सेंटर की तरफ सेंट्रीपेटल फोर्स लगता है। तो रियल में यही r sin थीटा ही है क्या, सेंट्रीपेटल फोर्स है। तो यह r sin थीटा को हम सेंट्रीपेटल फोर्स के इक्वल कर देंगे। क्योंकि जानते हो कि फोर्स का नाम अलग अलग रखा गया, चेंज हो रहा है। ये फोर्स यहाँ पर रियल में कंपोनेंट के रूप में दिखाया गया है, लेकिन रियल में ये कंपोनेंट जो है कन्वर्ट हो रहा है किसमें, सेंट्रीपेटल फोर्स में। तो r sin थीटा को हम mv²/r के इक्वल्स लिखेंगे, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से r cos थीटा को हमने mg लिखा। अब कहोगे तो आपने ये बताओ, अगर ये एक वेक्टर ये है और ये वेक्टर आपका b है, पढ़े हो आप वेक्टर के अंतर्गत, वेक्टर a बराबर वेक्टर b। हाँ, ये बताओ कि ये और बी दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी इक्वल और डायरेक्शन भी क्या है, इक्वल है। तो दोनों को वेक्टर को हम इक्वल वेक्टर नहीं कहेंगे। तो आप बताओ कि अगर r sin लग रहा है और आप जानते हो कि सेंटर की तरफ सेंट्रीपेटल फोर्स भी लग रहा है, तो इसका मतलब कि यही आपका जो है सेंट्रीपेटल फोर्स है। इसका मतलब कि ये दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल है और डायरेक्शन में भी क्या है, सेम है। तो हम सीधे लिखेंगे कि r sin थीटा जो है mv²/r के क्या है, इक्वल है। चलो अभी भी डाउट है? सर मेरा डाउट आपका नहीं है सर मेरा डाउट ये था सर। हाँ सर जैसे कि सर r sin थीटा सर है जो वो सेंट्रीपिटल फोर्स के डायरेक्शन में है सर, उसे प्रोवाइड करा रहा है सर। तो यहाँ पे तो डायरेक्शन इन दोनों की सेम हो रही है, तब हम इनको इक्वेट कर रहे हैं। और वहाँ पे सर बैलेंस वाली जो कंडीशन होती है वहाँ पे तो अपोजिट होती है ना, r cos थीटा और वेट वाली। हाँ तो वही हमको जानना था सर बस। हाँ, तो वही जानना है। तो उसको जानने के लिए जो हम बता रहे हैं उसी चीज को जानो। क्या हमने बताया कि यहाँ पर ये दोनों ये इस फोर्स को इसको बैलेंस कर गया, तो यहाँ बैलेंस मैंने कंडीशन लिया है। ये मैं कह रहा हूं कि r cos थीटा इसके वेट mg को बैलेंस किया है, लेकिन यहाँ पर मैं नहीं कह रहा हूं कि r sin थीटा mv²/r को बैलेंस किया है। r sin थीटा ही provided the cycle rider to move on the circular path through the centripetal force। ये r sin थीटा ही सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड कर दिया, सेंट्रीपेटल फोर्स में चेंज हो गया। मैंने ये कहा, इस लाइन को नहीं समझ रहे हो हम क्या कर रहे हैं कि हमने r को जब दो पार्ट में रिजॉल्व किए हैं तो r cos थीटा और r sin थीटा, r cos थीटा कंपोनेंट्स उस बॉडी के वेट को बैलेंस कर गया, यानी दोनों मिलकर के ये जीरो हो गए। इन दोनों का कोई रोल नहीं है, ये दोनों का रिजल्टेंट जीरो हो चुका है। ये दोनों मिलकर के जीरो हो चुके हैं, याद रखना। तो जब जीरो हो गए तो बताओ कि साइकिल राइडर पर कौन सा फोर्स लग रहा है? केवल यही नहीं एक फोर्स लग रहा है, केवल यही एक फोर्स लग रहा है साइकिल राइडर पर। और इस फोर्स का डायरेक्शन है किधर? सर्कुलर पाथ के सेंटर की तरफ है। इसीलिए मैंने कहा कि यह r sin थीटा ही क्या है, सेंट्रीपेटल फोर्स है, जिस फोर्स की वजह से साइकिल राइडर अपने पाथ को सर्कुलर पाथ में टर्न कर रहा है। बोलो, ये मैंने स्टेप कहा। चलो ये स्टेप पूरा हो गया। अब पॉइंट्स आता है कि अगर कोई रोड अगर बैंक्ड है, अगर उस पर व्हीकल अगर मूव कर रही है तो उसका मोशन कैसे होगा, यानी मोशन ऑफ द व्हीकल ऑन द बैंक्ड रोड। दस मिनट में हो जाएगा। हेलो, हाँ क्या कर रहे हो? 10 मिनट में हो जाएगा। 10 मिनट में तो नहीं हो पाएगा जी, टाइम लगेगा। टाइम नहीं, तो एक काम करते हैं, न्यूमेरिकल करा दीजिए 1-2, क्योंकि ये पॉइंट्स आपको
ठीक है, ठीक है, चलो चलो एक क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूं, न्यूमेरिकल्स कर लो, क्योंकि मोशन ऑफ द व्हीकल ऑन द बैंक रोड जो हमको बताना है, वो जो आपका डेरिवेशन होगा वो इससे थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा, और जब लॉन्ग जाएगा तो निश्चित है कि एक्सप्लेनेशन में टाइम चाहिए उसके लिए, तो नेक्स्ट टर्न पर उसको डिस्कस करते हैं। अब आइए थोड़ा सा अपने माइंड से आप इमेजिन करिए, आप पर डे लाइफ में आपने सड़क देखा है, और वो सड़क जहां कॉर्नर से मुड़ रही है, ठीक है, उस कॉर्नर पर आपने देखा होगा कि सड़क का जो इनर पोर्शन होता है उसको डाउन कर देते हैं, और जो आउटर पोर्शन होता है उसको अप कर देते हैं। क्वेश्चन ये उठता है कि ऐसा क्यों किया गया, ऐसा क्यों किया जाता है? आप बताइए कि साइकिल राइडर जो साइकिल को राइडिंग करता है उसका शेप छोटा है, उसमें केवल दो व्हील, एक आपका फ्रंट और एक बैकवर्ड होता है, उसका अर्थ से कांटेक्ट भी आपका बहुत ही कम होता है। इसीलिए जब वो साइकिल राइडर अर्थ पर मूव करता है, और मूव करते हुए जब सर्कुलर पाथ पर चलने की कोशिश करता है, तो उस साइकिल के जो टायर है और जो अर्थ है, दोनों के कांटेक्ट के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स काम करता है, वो फ्रिक्शन फोर्स उस साइकिल राइडर को नेसेसरी सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड नहीं कर पाता है। तो जब प्रोवाइड नहीं कर पाता है तो साइकिल राइडर सर्कुलर पाथ पर साइकिल को चला नहीं पाएगा, और जब अपने साइकिल को सर्कुलर पाथ पर चला नहीं पाएगा तो उससे बचने के लिए वो अपने बॉडी को ही सेंटर की तरफ मोड़ देता है, और उसको नेसेसरी सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड हो जाती है, और वो अपने साइकिल को सर्कुलर पाथ पर चला लेता है। लेकिन बात आ रही है फोर व्हीकल की। व्हीकल क्या आ रही है, मतलब जिसमें फोर, आप जैसे कोई कार ले लो, कोई ट्रक ले लो, जिनका शेप बहुत बड़ा होता है, जिनका वेट भी बहुत अधिक होता है, अगर उनको अगर सर्कुलर पाथ पर अगर चलाना है, और जब वो अपने व्हीकल को सर्कुलर पाथ पर चला रहे हैं, तो वो अपने व्हीकल को तो टर्न नहीं कर पाएंगे। बात आ रही है समझ में? भाई फोर व्हीकल है, उनका ज्यादा है, उनका शेप बहुत बड़ा है, तो बताओ कि हम जो है साइकिल को आसानी से अपने साइकिल सहित अपने बॉडी को टर्न कर लेते हैं सर्कुलर पाथ पर चलाने के लिए, और हम चला लेते हैं। लेकिन हम जो हम जैसे वही कोई कार है, तो उस कार को हम कैसे बेंड करा पाएंगे सर्कुलर पाथ पर मूव कराने के लिए? तो जब हम अपने कार को जब हम टर्न नहीं करा सकते हैं किसी एंगल पर सर्कुलर पाथ पर चलाने के लिए, तो उस समय होता क्या है कि सड़क को बनाते समय ही अंदर के पोर्शन को थोड़ा डाउन और आउटर को थोड़ा अप कर दिया जाता है, ताकि जब कोई बड़ी व्हीकल जब उस रोड से अगर पास करे तो उसको अपने बॉडी को झुकाना ना पड़े, बल्कि वो इटसेल्फ बेंट हो जाए सेंटर की तरफ। अब बताओ कि अगर कार जब रोड पहले से ही बेंट है, अगर कार कोई वहां से पास कर रही है तो उस कार को झुकाना नहीं पड़ेगा, कार ऑटोमेटिक अपने आप क्या हो जाएगी, बेंट हो जाएगी। और जैसे ही कार ऑटोमेटिक अपने आप जब सेंटर की तरफ बेंट होगी तो उसको नेसेसरी सेंट्रीपेटल फोर्स मिल जाएगा। और वो सेंट्रीपेटल फोर्स मिलेगा कब? उस कार के टायर और अर्थ के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, वो फ्रिक्शन फोर्स से उसको सेंट्रीपेटल फोर्स नेसेसरी प्रोवाइड हो जाएगा, और वो अपने आसानी से जो है व्हीकल्स को जो है कॉर्नर से लेकर निकल जाएगा। इसलिए करते क्या है कि सड़क को बनाते समय जहां पर भी टर्निंग पॉइंट आती है, जहां से सड़क मुड़ने की स्थिति में होती है, वहां पर आपने देखा होगा एक आर्क का शेप ले लेते हैं। हमेशा सड़क को बनाते समय, कॉर्नर पर सड़क को बनाते समय एक आर्क का शेप लेते हैं। जब आर्क का शेप लेते हैं तो आप जानते हो कि आर्क भी एक सर्किल का ही पार्ट है। एक आर्क क्या है? सर्किल का पार्ट है। तो आप कहोगे तो जब आर्क है तो उसका रेडियस कैसे पता चलेगा? पता चल जाएगा, मैथमेटिक्स के अंतर्गत आपने पढ़ा होगा कि अगर किसी आर्क का हमें रेडियस पता करना है तो इस पर हम कोई भी 3 पॉइंट कहीं भी आप ले सकते हो, कहीं भी आप इस पर 3 पॉइंट एज्यूम कर लो, वो ए बी एंड सी, हमने 3 पॉइंट एज्यूम कर लिया, इसको ज्वाइन कर दो और इसको ज्वाइन कर दो, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच दो, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच दो। ये बाइसेक्टर एक दूसरे को किसी ना किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे, उस पॉइंट को ओ रख करके ओ से ए को, ओ से बी को एंड ओ से सी को ज्वाइन कर दिया, ये ओ ए, ओ बी और ओ सी रेडियस हो गया। अब देखो, तो ये आर्क है। सड़क बनाते समय हम वहां पर एक आर्क लेते हैं। जब आर्क लेते हैं तो याद रखना उसका रेडियस भी पता चल जाएगा। साइंटिस्ट जो होते हैं, जो इंजीनियर होते हैं, वहां पर ऑलरेडी पता लगा लेते हैं, वहां पर एक्सपेरिमेंटली वहां पर वो पता लगा के बता देते हैं कि यहाँ पर कितने रेडियस का ये आर्क है।
उस हिसाब से जो है उस सड़क को वहां पर कितना बेंड करना है उस हिसाब से वो बेंड करते हैं। तो अब कोई भी व्हीकल अगर इस बैंक रोड पर अगर मूव कर रही है तो तब सड़क पहले से ही बैंक्ड है, तो अपने आप 4 व्हीकल जो है बैंक्ड हो जाएगी। और जब बैंक्ड हो जाएगी तो उसको नेसेसरी सेंट्रीपेटल फोर्स जो है फ्रिक्शन फोर्स से प्रोवाइड हो जाएगा और वो कार आसानी से जो है कार्नर से निकल जाएगी। तो हमको नेक्स्ट टॉपिक वही डिस्कस करना है कि व्हीकल मूविंग ऑन ए बैंक्ड रोड, इसी पर एक्सप्लेन करना है और ये टॉपिक आपको हम नेक्स्ट टर्म पर एक्सप्लेन करेंगे। टाइम आपका जो है अब टाइम जो है, हाँ हेलो 5 मिनट सर। हेलो सर अगर मान लीजिए कि वेलोसिटी कम कर देंगे तो हमको एंगल भी बहुत कम मतलब लगाना पड़ेगा, एंगल बहुत कम ऐसा है ना कि एंगल झुकाना पड़ेगा। वेलोसिटी अगर हमने साइकिल राइडर की बात किए थे कि जो अगर नो सर, हाँ हेलो सर कार की वेलोसिटी हाँ बहुत कार वाले कम में भी कर दिए। सुनो सड़क को बनाते समय सड़क को तो एक फिक्स एंगल पर ना बेंड किया गया है, उसमें तो कभी चेंज नहीं ना हो सकता है। तो निश्चित है कि फिक्स एंगल पर उसको सेट किया गया है सड़क को। तो जब फिक्स एंगल पर सेट किया गया है तो कोई भी व्हीकल जब वहां से पास करेगी तो उसकी वेलोसिटी भी फिक्स होना चाहिए। अगर उस फिक्स वेलोसिटी से थोड़ा सा भी वेलोसिटी अधिक होगा कार का तो वो कार वहां पर स्लिप कर जाएगी, यानी सर्कुलर पाथ पर जाने के बजाय बल्कि सेंटर की तरफ वहीं पर स्लिप कर जाएगी। और फ्रीक्वेंटली आपने पर डे लाइफ में देखा होगा अक्सर जो है जितने भी 4 व्हीकल बहुत फास्ट वेलोसिटी से टर्निंग पॉइंट पर मुड़ती है तो वहीं पर उलट जाती है, पलट जाती है, वहीं पर कार्नर की तरफ गिर जाती है। क्या आपने डेली लाइफ में नहीं देखा है? इसका मतलब जहां पर टर्निंग कर रही है वहां पर व्हीकल का स्पीड जो है मिनिमम होना चाहिए, लीस्ट होना चाहिए, क्योंकि सड़क को एक फिक्स एंगल। हाँ नहीं है, हाँ हेलो चौराहे पे तो बेंडिंग होता नहीं है। चौराहे पर बेंडिंग नहीं होता है ना रोड चौराहे का? पर नहीं होता है बेंडिंग। कहाँ होता है सर? चौराहे का नहीं, मैं टर्निंग पॉइंट की बात कर रहा हूँ। चलो सर अगर मान लीजिए कि अगर वहां से अगर हम वहां से अगर हम लोग मतलब मुड़ाते हैं तो हाँ। अगर हम लोग स्पीड उसकी कम करेंगे तभी तो वेलोसिटी है उसका डिग्री कम लगेगा, आराम से मुड़ ऐसा है कि जाएगा। जब सुनो जब प्लेन रोड पर आप चलते हो, जब प्लेन रोड पर चलते हो तो वहां पर तो आपको जो है सिंपली आपका जो है वहां पर आपका जिस डायरेक्शन में जा रहा है उधर आप फोर्स लगा रहे हो और उसके अपोजिट आपका फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है। बात समझ रहे हो? बात तो टर्निंग पॉइंट की ना हो रही है कि जहां से सड़क मुड़ रही है उसकी ना बात हो रही है। चौराहे की बात करते हो तो चौराहे पर 4 दिशाओं में जाना होता है, 4 डायरेक्शंस होता है। और वहां पर देखे होगे कि क्या 4 चौराहे पर भी आपने देखा है किसी 4 व्हीकल को बहुत फास्ट वेलोसिटी से मूव करते हुए? नो सर। अगर कोई मूव किया हो तो देखो निश्चित है कि एक्सीडेंट हुआ है। आप कहीं भी अपने आसपास के जो है अपने रोड का इन्वेस्टिगेशन करो और इन्वेस्टिगेशन करके आप खुद देख सकते हो कि क्या वास्तव में जहां पर सड़क टर्न कर रही है क्या वहां सड़क को यानी रोड को प्लेन बनाया गया है या वहां पर रोड को इनर साइड में बेंड किया गया है। आप देखोगे अपने आप पता चलेगा बेंड किया गया है। यहाँ नहीं, इसको छोड़ो। अभी आप कभी फेफना आप जाओगे, फेफना आप रेलवे ट्रैक को देखोगे, आप जहां से फेफना रेलवे ट्रैक इस हाईवे रोड को जहां क्रॉस कर रही है वहां पर आप उस रेलवे ट्रैक का जब ऑब्जर्व करोगे तो देखोगे कि इनर का पोर्शन थोड़ा डाउन किया है और आउटर पोर्शन को अप किया है। आप यहाँ फेफना रेलवे स्टेशन पर या कहीं भी किसी भी रेलवे स्टेशन को देखना जहां से टर्निंग पॉइंट आती है वहां पर रेलवे की जो पटरी बिछाई जाती है उसमें इनर वाले को थोड़ा सा बेंड कर देते हैं और आउटर वाले को अप कर देते हैं। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उस समय जब ट्रेन उस पर से पास करेगी तो निश्चित है कि वहां पर वो बेंड कर सकती है, वहां पर वो गिर सकती है। उससे बचने के लिए, क्योंकि सड़क का शेप बहुत बड़ा होता है, सड़क कैसे झुक पाएगी, ये जो ट्रेन है वो कैसे अपने आप को बेंड कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। तो सड़क ये जो ट्रेन है जो बेंड नहीं हो पाएगी तो उसको बचाने के लिए रोड को ही बेंड कर देते हैं ताकि ट्रेन उस रोड पर अगर पास करे तो उसको बेंड ना होना पड़े, बल्कि वो आपका ट्रेन इटसेल्फ बेंट हो जाए, अपने आप बेंट हो जाए। और बेंट होने से उसको नेसेसरी सेंट्रीपेटल फोर्स जो है वो फ्रिक्शन फोर्स से प्रोवाइड हो जाए। और जब प्रोवाइड हो जाए तो उस समय आसानी से वो जो है उस कर्व पर यानी उस आर्क पर, उस सेंटर पर, उस सर्कुलर पाथ पर वो आसानी से अपने व्हीकल को, अपने ट्रेन को लेकर के